Rajesh Shelawat, and today we are back with our new naming reaction, and the naming reaction is collision condensation. So first of all, we will be doing a little history about this reaction, that who gave this reaction and who was working on this reaction. Simply, okay. So collision condensation. Actually, this reaction was given by a German chemist, and the name of the chemist is Rainer Ludwig Collision. He published his work on this reaction in 1887. So आप अभी सोच सकते हो कि ये जो रिएक्शन है कितनी पुरानी है, और जो उसका काम था आपके साइंटिस्ट का, क्लेजन का, उसका ये काम लगभग अगर देखा जाए तो ये काम वो जो जाना गया था वो था आपके एस्टर्स की, या सिंपली क्या बोला जाए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके कंडेंसेशन से रिलेटेड उसका काम बहुत था। उसके काम के लिए वो बहुत जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ में ही उसने आपके कार्बोनिल कंपाउंड से कंडेंसेशन ही नहीं, बल्कि उसका जो काम है आपके सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जो कि 12th क्लास से जब जब आप आगे सीनियर क्लासेस में जाते हो तो वहां पर सुनने को मिलता है, और 12th क्लास में भी आपका नाम सुनने को मिल जाता है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो उसके ऊपर भी इसने बहुत अच्छा काम किया था, और इसी इन मेनली इन दो चीजों के लिए क्या किया जाता है, इस साइंटिस्ट को, इस केमिस्ट को आज भी याद किया जाता है। तो इस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन कब दी थी, 1887 में। तब तक इसका, इस रिएक्शन का नाम, इस कंडेंसेशन का नाम क्या नहीं था, क्लेजन कंडेंसेशन नहीं था। जब ये मर गया, उसके मरने के बाद क्या किया गया था, उनकी याद में इस कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या बोला गया था, क्लेजन कंडेंसेशन, क्योंकि इस पर जो काम किया था वो किसने किया था, आपके इसी साइंटिस्ट ने किया था। अब ये तो होगी इसकी छोटे से हिस्ट्री। तो अब यहां पर देखो, मैंने क्या बताया कि इस साइंटिस्ट ने काम क्या किया था, किस पर, कार्बोनिल कंपाउंड से कंडेंसेशन पर। और जो स्पेसिफिकली जब हम क्लेजन कंडेंसेशन पर जब आते हैं तो उसकी डेफिनेशन बताने के लिए कि एक्चुअली होगा क्या, तो वहां पर हम क्या बताएंगे कि जो क्लेजन कंडेंसेशन है वहां पर हम क्या करवाने वाले हैं, दो एस्टर्स के बीच क्या करवाने वाले हैं, कंडेंसेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा कि कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एस्टर्स। अब वो डिफरेंट एस्टर्स क्या है, वो एस्टर्स क्या है, डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपके सेम भी हो सकते हैं, दोनों है। ठीक है, कि जो एस्टर्स होगा वो क्या होगा हमारा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। या सिंपली क्या कहें कि एक एस्टर के बीच और दूसरा कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हो जो किसी क्या हो, बीटा कीटो एस्टर से बिलोंग करता हो। तो ये जो है कंडेंसेशन रिएक्शन उसके बीच का होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, तो देखो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में हम, क्या होगा, द कंडेंसेशन बिटवीन टू एस्टर्स। और ये एस्टर्स क्या होंगे, स्टार्टिंग में लेते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और एन एस्टर एंड अ कार्बोनिल कंपाउंड इन अ बीटा कीटो एस्टर। और ये सिंपली हाँ भी, इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब नॉर्मल आपकी डेफिनेशन में कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन में होगा क्या कि आप, ये कंडेंसेशन होगी किसके बीच में, दो एस्टर्स के बीच में, या क्या हो सकता है, एक एस्टर और एक बीटा कीटो एस्टर के बीच में ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, वहां पर ये रिएक्शन होगी। तो यहां पर एक्चुअली होगा क्या कि इस कंडेंसेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इस कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट बनने वाला है वहां पर क्या होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। तो वो मैं यहाँ पर एक मेंशन कर रहा हूं कि कंडेंसेशन में क्या होगा, यहाँ पर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस, कि यहां पर जो कंडेंसेशन होनी है उसके अंदर क्या होगी, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बनेगी। अब ये तो हो गई हमारी जनरल इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनेशन की हमें एग्जाम में लिखना क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखता हूं तो देखो क्या है, दो एस्टर्स के बीच में भी रिएक्शन हो सकती है, और या क्या करवा सकते हैं, एक एस्टर और एक दूसरा कोई बीटा कीटो एस्टर हो सकता है, या एक डाइकेटोन भी हो सकता है। तो अब अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, देखो एस्टर ही लेते हैं हम अपना सिंपल सा, कि CH3
COO C2H5 कि हमने क्या करवाना है, एस्टर के बीच में कंडेंसेशन करवाना है। मान लो हमारा सेम ही एस्टर, इसके बीच में हम क्या करवाने वाले हैं, कंडेंसेशन करवाने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई ना कोई रिएजेंट भी लेंगे कि जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक तो हम स्टार्टिंग में जो प्रोसेस हम जो कैरी आउट करवाएंगे वो किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, किसी ना किसी बेस के प्रेजेंस में हम वहां पर ये रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे। तो हमने ले लिया एक बेस C2H5ONA, ये क्या है आपका सोडियम एथोक्साइड। और सेकेंडली लास्ट में जब हम इसके साथ फर्स्ट स्टेप में जब क्या करवाते हैं, जब सोडियम इथोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं, जब फाइनल स्टेप के अंदर हम यहाँ पर इसका क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं। तो वहां पर आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो या H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो जो सेकंड स्टेप होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे और वो रीजन भी देखेंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप में ये लिया है, सेकंड स्टेप में जो एसिडिफिकेशन किया है वो किस वजह से किया है, क्या रीजन था। और जो फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें देखो क्या बताया है, यहाँ पर क्या होगा, नोट क्या याद रखना हमें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। और वो देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। तो देखो क्या होगा, CH3, ये है आपका CO, और फिर आपका आएगा CH2 COOC2H5 प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर आपका ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम क्या होता है आपका, इथाइल एसिटोएसिटेट। क्या नाम होगा इसका, अगर हम लिखना चाहें तो अभी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये क्या होगा, इथाइल एसिटोएसिटेट। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर बनता है अगर हम इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमें क्या बताना है कि वो रीजन देखना है, या सिंपली क्या कहें, अब वो मैकेनिज्म देखना है कि जहां पर हम क्या करने वाले हैं, आपके इस बेस को यूज करने वाले हैं, सोडियम एथोक्साइड को। और आपके लास्ट स्टेप में सेकंड स्टेप क्या बताया है कि हम क्या करवाएंगे, वहां पर एसिडिफिकेशन करवाएंगे। और वो हम रीजन देखने वाले हैं कि एक्चुअली ऐसा करना क्यों है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, हमने रिएक्शन देख ली। अब साथ ही में क्या याद रखना है कि ये जो रिएक्शन जो होगी उसके लिए एक और फर्दर कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो कंपाउंड हम लेने वाले हैं, या सिंपली क्या कहें, जो एस्टर हम अभी स्टडी कर रहे हैं, उस एस्टर के पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी जरूरी है। ठीक है, क्या होगा, एक नेसेसरी कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के लिए, और कि यहाँ पर जो हम एस्टर ले रहे हैं उस एस्टर के पास में क्या होना जरूरी है, एक अल्फा हाइड्रोजन होनी बहुत जरूरी है। अगर वो एक अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं होगी तो उस कंडीशन में ये कंडेंसेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन तो नेसेसरी कंडीशन है, दो हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पर चलते हैं। अभी मैकेनिज्म में देखो क्या करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक तो हमने लिया है एस्टर, और पहली कंडीशन में क्या लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं एक बेस। तो बेस का काम क्या होगा, बेस क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किससे, आपके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसके, एस्टर के। जो कंडीशन मैंने बताई थी कि एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी जरूरी है। तो अब क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैकेनिज्म में हम, कि जो आपका बेस है सोडियम मेथॉक्साइड, जो हम इस कंडीशन में लेकर चल रहे हैं, वो क्या करेगा, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब वो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। तो स्टेप 1 देखते हैं हम कि स्टेप 1 क्या होगा। यहाँ पर है हमारा एस्टर CH3COOC2H5। अब इससे क्या लेना है, यहाँ से आपका एस्टर क्या करने वाला, सॉरी, जो आपका इथोक्साइड है C2H5O नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से अब एक अल्फा हाइड्रोजन को लेगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, आपके एस्टर ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होगा उस पर जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ होगा वो हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो ये जो CH3 है, इसको बस मैं लिखने का तरीका चेंज करूंगा कि ये क्या कर दिया, यहाँ पर CH2 और एक क्या लगा हुआ है इसके साथ में H। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये बेस है
ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहां से फिर क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो आपका देखो क्या बना है, यहाँ पर एक एनायन बनने वाला है। अब वो एनायन देखो कैसा बना है, CH2 नेगेटिव, COOC2H5। अब यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये जो स्पीशीज अभी बनी है, हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये क्या बना है, एक न्यूक्लियोफाइल बना है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये अभी यहाँ पर क्या बना है, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बना है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्शन जो होनी है न्यूक्लियस वाली, जिसको न्यूक्लियस पर क्या करना है, जिसको पहुंचना है, तो कहां से मिलेगा, इसको वो सेंटर मिलने वाला है दूसरे एस्टर से। अभी देखते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो आपका एनायन बना है, या सिंपली क्या कहें जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये क्या करेगा, अब आपके दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको एक क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने वाला है। तो जो स्टेप सेकंड है, तो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि हमारा एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, देखते हैं अभी। ये है आपका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द एस्टर। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आपका क्या आएगा, ये एनायन आएगा, या सिंपली क्या कहें, इसके न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपके उस सेंटर पर अटैक करेगा जहां पर इसको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मिलेगी। तो देखो हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप ये है, CO ग्रुप जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैसा होता है, पोलर फॉर्म का होता है। और कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो अब सीधी सी बात है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज अब कहाँ पर अटैक करने वाला है, यहाँ से ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा कहाँ पर करेगा, आपके कार्बन पर अटैक करेगा। और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा डबल बॉन्ड वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन पर। तो वहां पर देखो फिर आपका क्या बनने वाला है, जो स्पीशीज बनेगी, एक आयन बनेगा, जिसमें आयन में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अभी वो स्पीशीज ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि बनेगी क्या, ये क्या, CH3CO नेगेटिव, नीचे क्या है आपका OC2H5, इधर क्या लगेगा आपका CH2C_O_C2H5। इसको मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो अब ये आपका एक क्या बन गया, एनायन यहाँ पर बना है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो आपका एनायन बना है, ये क्या करेगा, अब यहां से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहां से एक इथोक्साइड आयन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, क्या करने वाला है, यहां से ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इथोक्साइड आयन को क्या करेगा, यहां से बाहर निकालेगा। तो अभी हम वो स्टेप भी लिखने वाले हैं इसके नीचे, स्टेप थर्ड में। इस स्टेप थर्ड में होगा क्या, ठीक है, तो ये है आपका स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में देखो, उसको मैं वहां से उठाता हूँ, ये क्या है आपका CH3C, ऊपर क्या है, नेगेटिव, नीचे है OC2H5, फिर है आपका CH2COOC2H5। अब यहां से क्या होना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से क्या होगा, बीच में आएगा, और ये आपका इथोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो देखो फिर बनेगा क्या, ये आपका आएगा CH3CO CH2COOC2H5 प्लस में क्या निकला है आपका, ये इथोक्साइड आयन निकला है। अब यहां पर देखो, ये जो एक स्पीशीज बनी है, ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा कीटो एस्टर। अब ये जो बीटा कीटो एस्टर है, ये क्या है आपका, हाईली, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो बीटा कीटो एस्टर, ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। और अब हमारे पास देखो क्या है, एसिड, तो ये एसिडिक नेचर का है, और हमारे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्या था, एक बेस था। अब ये क्या कर सकता है, फर्दर आपके बेस के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्या बताया अभी कि ये जो आपका यहाँ पर एक जो एनायन बना था हमारे स्टेप सेकंड में, वो उसमें क्या होगा, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इनिशियली क्या करेगा, यहाँ से आपके
इथोक्साइड आयन को बाहर निकालेगा। अब वो इथोक्साइड आयन ऐसे बाहर निकला है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये यहाँ शिफ्ट हुआ, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये इथोक्साइड आयन आपका बाहर निकल जाएगा और ये आपका फिर ये इस स्टेप में क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन हुई, इसके बाद देखो एक्चुअली अब होने वाला क्या है काम हमारा। अभी मैं स्टेप फर्स्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब कौन सा स्टेप लिखना है, स्टेप 4 यहाँ पर इंक्लूड करना है। और इसको भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। तो स्टेप 4 देखते हैं कि स्टेप 4 में अब क्या होगा। तो स्टेप 4 में देखो क्या होने वाला है। हमारा क्या बना था, बीटा कीटो एस्टर बना था। तो यहाँ से क्या है, CH3CO CH2 COOC2H5। ये क्या बताया कि ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर ये एसिडिक नेचर का है तो इजीली क्या यहाँ से क्या निकल सकता है आपका, एक हाइड्रोजन आयन। अब वो पोजीशन देखने की कौन सी पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से इजीली रिमूव होगा। तो यहाँ से देखो कौन सा कार्बन है। अभी यहाँ पर देखो ये कार्बन के पास जो CH3 है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूवल की पॉसिबिलिटी है और इस कार्बन से भी। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर करता हूं तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो अगर यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होना है, ठीक है, तो वो कहां से होगा, आपके इस कार्बन से होने वाला है। और वो होगा कैसे, अब देखो यहां पर जो बेस बना था वो बेस एक्चुअली करेगा क्या। अब ये जो आपका बेस यहाँ पर बना था C2H5O नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड आयन जो इथोक्साइड आयन यहाँ पर बना है ये भी क्या है, बेस है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से, एसिडिक हाइड्रोजन को। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है सिंपली क्या कहें, जो बीटा कीटो एस्टर है ये क्या है, आपका एक एसिडिक कंपाउंड है। तो अभी यहाँ से देखो बनने वाला क्या है, यहां से क्या होगा, अल्कोहल का रिमूवल होगा यहाँ से। तो क्या होगा, अल्कोहल निकलेगा एक तो, और प्लस यहां से क्या बनेगा आपका, एक इनोलेट आयन बनेगा। अभी वो देखते हैं कि आयन बनना कैसे होगा। ठीक है, तो क्या बना, CH3CO CH नेगेटिव, ये आया आपका COOC2H5। तो अभी देखो अब यहां से ये स्पीशीज बनी है, अब ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, कि ये जो आपका बेस यहां से जो आयन निकला था, एनायन निकला था, इथोक्साइड एनायन, ये क्या करेगा, इसने क्या किया, आपके इस मॉलिक्यूल से बीटा कीटो एस्टर से, जो कि एक एसिडिक, जिसके पास जो एसिडिक नेचर था, इसने क्या किया, इससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और वहां से क्या बना लिया, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली। और यहां से फिर क्या बनाया, एक आयन बनाया है। ठीक है, अब ये जो आयन है आपका इस यहाँ पर जो बना है ये कैसा है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब वो देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा कैसे, कि यहाँ पर रेजोनेंस कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखो कि क्या होगा, यहाँ पर मैं इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखता हूँ कैसे होगा। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन पर, ये कहाँ जाएगा, एक बार इधर से शिफ्ट हो सकता है, और आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एक क्या होगा, किस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो देखो फिर क्या बनेगा आपका, ये बना CH3CO CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5। तो एक तो हमारा क्या बना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है ये वाली, और दूसरा यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगी, उसको मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। दूसरी क्या बनेगी, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, और कार्बन के और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो कैसे शिफ्ट हो जाए, कि वहां का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस पर चला जाएगा, आपके ऑक्सीजन के ऊपर। तो अभी जो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हम CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH, ये है C डबल बॉन्ड O C2H5। तो अभी यहां से क्या बना है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बनी है। और अगर इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड इनके ड्रॉ करूं
तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगी अब उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कैसी आने वाली है, तो क्या आएगी CH3CO, यहाँ पर नेगेटिव, और साथ में अभी क्या है जो आपका बेस है हमारा स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, ठीक है, उससे अभी क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इसको इसके साथ क्या लगेगा Na पॉजिटिव। अब ये तो हमारी स्पीशीज बन गई लास्ट में, ठीक है, ये वाले। अब इसके बाद होगा क्या, अब तक का काम देखो हमने किया क्या है, अब तक केवल जो हमने इंक्लूड किया है वो क्या लेकर चल रहे हैं, हम ओनली स्टार्टिंग से लेकर बेस लेकर चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन लिखी थी, जो रेफरेंस रिएक्शन लिखी थी, उसमें क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट करवाया था किसके साथ में, बेस के साथ में। सेकेंडली किसके साथ हमने करवाया था, उसका एसिडिफिकेशन किया था। तो अब तक के जितने भी स्टेप्स थे हमारे, हमने उनमें क्या करवाया है, किसको इन्वॉल्व करवाया है, हमारे बेस को इन्वॉल्व करवाया है, ठीक है। और अब हम लास्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, ये जो आपका एनायन यहाँ पर बना है, या सिंपली क्या कहें यहाँ पर, ये क्या है, एक इनोलेट आयन जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस इनोलेट आयन को हम फर्दर अब क्या करेंगे, अब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो उसका एसिडिफिकेशन जब हम करने वाले हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर एसिडिफिकेशन के लिए हम एक नॉर्मल आपका एसिड लेकर चलेंगे। अब वो नॉर्मल एसिड यहाँ पर हम जो लेने वाले हैं वो कौन सा है, आपका एसिटिक एसिड है। तो अभी अगर मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन देखो कैसे हो गए, पहले तो यही, ये आपका देखो, ये रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं एज इट इज, यहाँ पर COOC2H5 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब इसके साथ हम क्या करवाने वाले हैं, आपके एक एसिड को, एसिड कौन सा बताया, एसिटिक एसिड के साथ आप इसको ट्रीट करवाएंगे। और फिर फर्दर लास्ट में हमारा क्या बनेगा, हमारा जो हमें चाहिए था बीटा कीटो एस्टर, ये बना CH3CH2COOC2H5 प्लस CH3COONA। तो ये हमारी रिएक्शन ऐसे हुई, ठीक है, कि जो मैकेनिज्म हमने लिया है यहाँ पर वो क्या होगा, आपका ऐसे प्रोसीड होगा। तो स्टार्टिंग में स्टेप्स याद देखो, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सभी स्टेप्स के अंदर काम क्या किया था। स्टार्टिंग के स्टेप में हमने जो काम किया वो क्या था, सबसे पहले जो आपका बेस था, ठीक है, इथोक्साइड आयन था, उसने क्या किया, आपके एस्टर से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वहां से एक क्या बनाया, आयन बनाया। वो क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था। अब वो जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वहां पर जनरेट हुआ, उसने क्या किया, दूसरे एस्टर वाले मॉलिक्यूल पर अटैक किया, ठीक है। अब वहां से अटैक करने के बाद में उसने क्या फॉर्मेशन किया, वहां पर एक ऐसी स्पीशीज बनाई जिसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा था, नेगेटिव चार्ज वो कैरी कर रहा था। फिर वो जो स्पीशीज बनी, वहां से क्या किया, उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया, आपके इथोक्साइड आयन को रिमूव करवाया थर्ड स्टेप के अंदर, और एक बीटा कीटो एस्टर की फॉर्मेशन की। अब यहाँ पर क्या है, जो बीटा कीटो एस्टर बना था वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो उस कंडीशन के साथ क्या होगा, जो आपका बेस निकला था C2H5O नेगेटिव, मतलब ये कहें तो आपका जो इथोक्साइड आयन जो निकला था वो फिर से क्या करेगा, आपके बीटा कीटो एस्टर की एसिडिक नेचर होने की वजह से वहां से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और खुद तो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, इथाइल अल्कोहल। और वहां से क्या जनरेट करेगा, एक ऐसी स्पीशीज जनरेट करेगा जो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्पीशीज क्या करते हैं, लास्ट में फिर हम उसका एसिडिफिकेशन करते हैं किसी एसिड के साथ में, और फिर फाइनली हम क्या बनाएंगे लास्ट में, अपना बीटा कीटो एस्टर, और आपका ये जो एसिड हमने लिया है वो क्या बना लेगा, उसका सोडियम साल्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो है इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग के जो मैंने 3 स्टेप लिखे थे मैकेनिज्म में, वो कैसे थे, सभी में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया हुआ था, ठीक है। तो अगर ये जो मैंने इस मैकेनिज्म में जो लगाया था, रिवर्सिबिलिटी का जो साइन था, वहां पर क्या बताया जाता है कि ये जो तीनों स्टेप में जो रिवर्सिबिलिटी का साइन है, उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो फिर से क्या बना सकता है, आपका रिएक्टेंट में, इनिशियल स्पीसीज में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब
हमारी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट करवाने के लिए हम स्टार्टिंग से ही क्या करते रहते हैं, बेस का एडिशन करते रहते हैं। जो हमने बेस लिया था स्टार्टिंग में, क्या लिया था, सोडियम इथोक्साइड जो हमने बेस लिया था, उसी का एडिशन हम क्या करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो मैकेनिज्म है, सिंपली क्या कहें, जो हमारी रिएक्शन है वो क्या रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे, वापस से क्या ना जाए, आपके रिवर्सिबिलिटी वाले फैक्टर को, मतलब ज्यादा रिवर्सिबिलिटी वाले फैक्टर को क्या ना करे, फेवर ना करे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर कि हमने लगातार क्या करते रहे, अपने बेस को ऐड करवाते रहे और हमारी रिएक्शन क्या चलती रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रही। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पर जो बोला था टर्म कि आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, कि अगर हमारे एस्टर के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो पहले एक तो कंडीशन क्या बताई कि एक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही नेसेसरी है। तो अगर उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर सकता, आपका कभी भी क्या नहीं बना सकता, क्या नहीं कर सकता, उस कंडीशन में क्लेजन कंडेंसेशन शो नहीं कर सकता। तो ये तो था हमारा इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो वहां पर देखो, ये जो आपकी स्पीशीज बनी है, इसमें क्या है, कार्बन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर हम इस कंडीशन में जो हमने बेस लिया था C2H5, अगर ये ना लेते स्टार्टिंग से, तो उस कंडीशन में क्या था, ये अगर एक ही आपका हाइड्रोजन होता, अगर मैं सिंपली ये कहूं, अगर हमारा रिएक्टेंट जो था, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, कौन से वाला, अभी मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं उसको, क्या लिया था, CH3COO2H5, जो हमने ये रिएक्टेंट लिया था, अगर इसी को मैं लेकर चलता हूं, या और यहाँ पर मैं क्या कहूं, अगर इसके पास क्या ना हो, दो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो ये रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड नहीं कर सकता, आपके सोडियम इथोक्साइड के साथ प्रोसीड नहीं कर सकता। या सिंपली क्या कहूं, दूसरे शब्दों में, कि यहाँ पर अगर इसके पास में केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता और हमारा बेस कौन सा रहता, यही वाला C2H5O नेगेटिव, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं हो पाती। वहां पर हमें क्या लेना पड़ता, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता, ताकि वो क्या कर सके, आपके उस हाइड्रोजन को, जो एक अल्फा हाइड्रोजन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, उसको क्या कर सके, आपका एब्स्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म। एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, जब हम 12th के बोर्ड्स की जब बात करते हैं तो वहां पर एग्जाम में ये मैकेनिज्म नहीं आता, लेकिन ये मैकेनिज्म आपके नीट या आपका जेई मेंस और एडवांस के बिहाफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाने का है। ये इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, कि और रिवाइज में क्या बताना कि एक्चुअली यहाँ पर काम क्या हुआ था। सबसे पहले मेन कंडीशन याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एस्टर के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन क्या नहीं हो सकती, प्रोसीड नहीं हो सकती। तो ये ऐसे आपका क्लेजन कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम आपको नई वीडियो सेशन में मिलेंगे जिसमें हम नई नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं। और तब तक आप इस रिएक्शन को लिखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं हर बार बोलता हूँ, खुश रहिए, क्योंकि वो रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू।